Hey guys, welcome to the ninth lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। लेक्चर नंबर 8 में हमने ऑलरेडी क्रेब्स साइकिल टॉपिक की शुरुआत कर ली थी और हमने पार्ट 1 देखा था। इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में हम क्रेब्स साइकिल को और कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में और भी जानेंगे, यानी कि पार्ट 2 क्रेब्स साइकिल का कवर करेंगे लेक्चर 9 में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी क्रेब्स साइकिल के बारे में, राइट। हमने कहा था क्रेब्स साइकिल का एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या क्रेब्स साइकिल को आप सिट्रिक एसिड साइकिल से भी के नाम से भी जानते हो, क्योंकि जो फर्स्ट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का वो है सिट्रिक एसिड। और पहला मेंबर कौन है क्रेब्स साइकिल का जिससे ये साइकिल की शुरुआत हुई? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो एसिटाइल ग्रुप है वो आके जुड़ा और हमें मिला सिट्रिक एसिड। ठीक, कोएंजाइम ए जो है ये बाहर निकल जाता है, सिर्फ एसिटाइल ग्रुप जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है और ये जो कोएंजाइम ए है ये किसी और लिंक रिएक्शन में काम आएगा। ठीक, इतनी बातें हमने पढ़ी थी। अब देखो इवेंट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्या क्या होता है क्रेब्स साइकिल के दौरान? रिमूवल ऑफ CO2 को हम रिमूव करते हैं। एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन है, हमें एसिटाइल का क्या करना है? ऑक्सीडेशन। तो हमने कहा था अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करना है तो उसमें जितने भी कार्बन है अगर आपने उतने कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए तो उस कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना है। तो एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन है तो हमने 2 बार CO2 का रिमूवल किया। एक बार यहाँ देखो जब हमने ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड को अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट किया, और एक बार यहाँ जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया तो 2 बार CO2 बाहर निकला। और एसिटाइल ग्रुप में कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो क्या हो गया? हमने एसिटाइल ग्रुप का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक, 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन का रिमूवल हो गया। रिमूवल साथ ही साथ CO2 का रिमूवल के साथ हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी कर रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखिए आइसोसिट्रिक एसिड जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था तो आइसोसिट्रिक एसिड से H2 निकला था, उसको जाके एक्सेप्ट किसने किया था? NAD+। तो हमने कहा ऑक्सीडेशन हुआ, आइसोसिट्रिक एसिड से H2 निकला है, इसको एक्सेप्ट किया NAD+ और हमें मिला NADH2। ठीक, क्योंकि जब हम ऑक्सीडेशन ये CO2 को रिमूव करते हैं, CO2 का रिमूवल हो रहा है ना यहाँ पे देखो, और ऑक्सीडेशन हो रहा है एसिटाइल का, क्योंकि जितने कार्बन है उतने CO2 निकाल दो तो ऑक्सीडेशन हो जाना है। और ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं? रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो यानी कि CO2 के साथ साथ हाइड्रोजन का भी रिमूवल चल रहा है क्रेब्स साइकिल के दौरान। तो 2 CO2 तो हमने रिमूव कर दिया, अब हमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो करना है। तो ये देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ। फिर जब हमने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे भी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से H2 निकला, उसको एक्सेप्ट कौन किया? NAD+ और हमें एक और NADH2 मिला। साथ ही साथ यहाँ देखो जब मैलिक एसिड को हमने कन्वर्ट किया था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, तब यहाँ पे भी देखो एक H2 निकला मैलिक एसिड से और इसको एक्सेप्ट कौन किया? NAD+। और हमने कहा ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन 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 बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो जब मैंने सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट किया फ्यूमेरिक एसिड में, तब यहाँ पे सक्सिनिक एसिड से जो हाइड्रोजन निकला उसको एक्सेप्ट करने वाला NAD+ नहीं FAD+ है, फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD का फुल फॉर्म, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो क्रेब्स साइकिल है ना ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक, हमने कहा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, लेकिन देखिए हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इज NAD+। अब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अगर क्रेब्स साइकिल चल रहा है तो जितने भी H2 निकलेंगे उनको एक्सेप्ट कौन करेगा? NAD+, क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में वो होता है NAD+। तो जब जब हाइड्रोजन निकल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, पूरा क्रेब्स साइकिल चल रहा है, जब जब हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में प्रेजेंट NAD+। ठीक, लेकिन यहां देखिए FAD+ कर रहा है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट, क्योंकि ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है ना, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है IM, मतलब इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये रिएक्शन चलता है, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड का कन्वर्जन। क्योंकि ये जो एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द इनर मेम्ब्रेन।
ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल इज प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। जितने भी एंजाइम है, सिट्रेट सिंथेज, ये सब जो एंजाइम है वो सब कहाँ प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक। एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सक्सिनस डिहाइड्रोजिनेस कहाँ प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा वो होगा FAD+। तो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का कन्वर्जन कहाँ हो रहा है? ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी सब कहाँ हो रहा है? इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये कहाँ हो रहा है? ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और उस इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम प्रेजेंट है वह सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। तो जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होगा वो होगा FAD+। लेकिन कोई पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, तो आप कहोगे NAD+। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इज NAD+। लेकिन ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज FAD+, फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। और इसका तो आपको पता है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने क्या कहा? हाइड्रोजन एक्सेप्टर ऑन द माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन FAD+, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में NAD+। आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, इवेंट्स क्या क्या है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, क्या क्या चीज बन रहा है, एक बार वो हम शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि जब आप रिवीजन करो तो फटाक से आपका रिवीजन हो जाए। ऑक्सीडेशन 4 बार होता है क्रेब्स साइकिल के दौरान, याद रखिएगा। एक बार यहां हो रहा है, ठीक है, एक बार यहां हो रहा है 2 बार, एक बार यहां हो रहा है 3 बार, और यहाँ भी तो सक्सिनिक एसिड से H2 निकल रहा है और ऑक्सीडेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। और एक बार यहां हो रहा है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव मतलब वही ऑक्सीडेशन, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 भी निकल रहा है। ये देखो यहाँ पे भी डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। ऑक्सीडेटिव यानी कि यहाँ पे H2 भी निकल रहा है और वो जाके NAD+ के साथ बाइंड करा और NADH2 मिल जा रहा है हमें। तो ऑक्सीडेशन कितनी बार हो रहा है? बोलो सर 4 बार हो रहा है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ NADH2 कितनी बार फॉर्म हो रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। FADH2 कितनी बार फॉर्म हो रहा है? सिर्फ 1 बार। डिकार्बोक्सिलेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। एसिटाइल ग्रुप में 2 कार्बन है, दोनों जितने कार्बन है उतने CO2 निकाल दो तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना है उस कंपाउंड का, ठीक। ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ हाइड्रोजन भी होगा, तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन भी तो चल रहा है क्रेब्स साइकिल में। देखो ना NAD+ से इतने सारे NADH2 बन रहे हैं, 3 बार NADH2 बन गया, एक बार FADH2 बन गया, यानी कि हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए डिकार्बोक्सिलेशन, एक तो आप सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन बोलोगे, लेकिन एक टाइम पे, वन टाइम पे देखो 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, लेकिन उन 2 बार में से एक बार हुआ है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। वन टाइम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, 2 बार हुआ है डिकार्बोक्सिलेशन, एक बार यहां एक बार यहां। लेकिन यहां पे जो आपको वो क्या कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है वो ऑक्सीडेटिव है ना, क्योंकि देखो साथ ही साथ H2 भी निकला और कार्बोक्सिलेशन भी हुआ, ठीक है। बाकी सब में देखो सिर्फ ऑक्सीडेशन है, सिर्फ ऑक्सीडेशन है, यहाँ सिर्फ डिकार्बोक्सिलेशन है। लेकिन वन टाइम पे आप देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। और SLP कितनी बार हो रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ATP कितना बार बन रहा है? वन टाइम। कहाँ पे? अरे यहाँ पे ATP बन रहा है, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, आपको शॉर्ट में मैंने यहाँ लिख दिया, याद कर लो अच्छे से। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगा कि सर सेल रेस्पायरेशन जब कर रहा है, एरोबिक रेस्पायरेशन, क्योंकि क्रेब्स साइकिल कब चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको कहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पहले लिंक रिएक्शन पढ़ा, फिर हमने अभी क्रेब्स साइकिल पढ़ा, और आगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे, जो कि 3 क्रूशियल इवेंट है एरोबिक रेस्पायरेशन की। शुरुआत किससे हुई थी? ग्लाइकोलाइसिस से, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस इज अ कॉमन पाथवे। रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, सबसे पहला जो पाथवे है वो ग्लाइकोलाइसिस ही होने वाला है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, सेल ने कितने एनर्जी बनाए? 2 ATP बनाए, 2 ATP इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो ATP बना 2 बना।
याद करो ना, ग्लाइकोलाइसिस के समय 4 बन रहा था जिसमें 2 तो यूज हो जा रहे थे, तो हम कह रहे थे नेट या डायरेक्ट गेन ऑफ एटीपी 2 है ग्लाइकोलाइसिस के समय। अब ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सेल सेलुलर रेस्पायरेशन करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहा है सेलुलर रेस्पायरेशन, तो हम कह रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है या एरोबिक सेलुलर रेस्पायरेशन चल रहा है। ठीक, रेस्पायरेशन क्यों करता है एक सेल? क्योंकि उसको ऑक्सीडेशन करना है फूड का और एनर्जी लेना है। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस में भी ऑक्सीडेशन हुआ था ग्लूकोज का और 2 एटीपी नेट गेन हुआ था। फिर सेल एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले लिंक रिएक्शन हुआ, अभी हम क्रेब्स साइकिल पढ़ रहे हैं। क्रेब्स साइकिल इज द मेन प्रोसेस, मेन प्रोसेस कहते हैं क्रेब्स साइकिल इज द मेन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। कोई पूछे मेन पाथवे, मेन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, सब बच्चा बोलेगा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब आप सोचो सेल इतना मेहनत से एरोबिक रेस्पिरेशन किया सिर्फ एक एटीपी बनाने के लिए। इससे अच्छा तो ग्लाइकोलाइसिस था, 2 एटीपी मिल गया था, राइट। और ग्लाइकोलाइसिस से भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इतना बड़ा प्रोसेस आपने पढ़ा क्रेब्स साइकिल। आप सोच रहे हो कि सर क्या मजाक कर रहे हो हम लोग के साथ? हाँ, सेल इतना कुछ किया बस एक एटीपी बनाने के लिए? इसके बारे में थोड़ा समझाओ सर, एरोबिक रेस्पिरेशन के समय इतना कम एटीपी क्यों बन रहा है? थोड़ा अच्छे समझाओ। ये NADH2 FADH2 फिर क्या करने वाले आगे? ऐसा जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, वो इतना काम का प्रोसेस होता है क्योंकि ऑक्सीडेशन तो आपने किया, एसिटाइल का ऑक्सीडेशन आपने किया, जो कि हम नॉर्मली पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीडेशन होता है। आपने हाइड्रोजन को रिलीज भी करा दिया, ये देखो इतना ऑक्सीडेशन किया आपने। ठीक, लेकिन एनर्जी तो सर अभी भी एक ही बन रहा है ना, ऐसा क्यों है? तो यही चीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में ना हम एरोबिक रेस्पायरेशन को पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, कि जो जो लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा है ना, उन सब चीज को हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ये इतना NADH2 FADH2 बना है, ये एक ही एटीपी बना है, ये किस लिए बना है, इससे कैसे सेल और एनर्जी बनाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में सेल एनर्जी बना रहा है ना, आपको पता है। और रेस्पिरेशन इज अ स्टेप वाइज लॉन्ग स्लो प्रोसेस, स्टेप वाइज चलता है धीरे धीरे, और स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता है, स्टेप वाइज चलता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सेल एनर्जी बनाता है। क्रेब्स साइकिल में फिर हम देखेंगे कि आगे कैसे क्रेब्स साइकिल से सेल और एनर्जी बनाएगा, एटीपी कैसे और बनने वाला है, क्यों यहाँ पे इतना कुछ हुआ। NADH2 FADH2 सेल कुछ करता है, इस संसार में कुछ हो रहा है तो एक कारण से ही हो रहा है। अगर रेस्पिरेशन के समय एनर्जी बनाना है तो सेल बनाएगा, कैसे बनाएगा ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन का एक ओवरव्यू लेंगे। इन जनरल इससे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से सेल और एनर्जी बनाने वाला है। ठीक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने लिंक रिएक्शन पढ़ा, क्रेब्स साइकिल पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको कि इतने जो प्रोसेस मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका एक कारण है, ऐसे ही नहीं चल रहा सेल में। आप अभी ये भी चिंता मत करो कि सर इतना प्रोसेस चला और सिर्फ एक ही एटीपी बन रहा है। सारे सवाल का जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। बाय, थैंक यू, टेक केयर।